तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और मैं पार्थ श्रीवास्तव स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ जो है वो यहाँ पे आपकी चल रही है। फिजिकल आपकी ख़त्म हो चुकी है, ऑर्गेनिक आपकी यहाँ पे चल रही है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला लेक्चर होने वाला है, उसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है, इसका आज हमारा यहाँ पे ये पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 4 जो है वो इसका थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, अगर हो सकेगा तो मैं इसको 2 पार्ट में भी कवर अप कर दूंगा। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, फिर इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एमओपी मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, HV-Z रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन और यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इतने सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, और फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस पार्ट में सारे के सारे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाए। मैं पूरा एनसीईआरटी रिलेटेड कंटेंट आपके लिए यहाँ पे डालता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर से कर लेना। अब हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कैसा है। कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग अ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ये जो आपका COOH जहां भी आके लग जाएगा ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और जिस भी कार्बन के कंपाउंड पे ये लगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बेसिक फंडा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। अब आप इसमें R में CH3 डाल दो, C2H5 डाल दो, C3H7, उसके अकॉर्डिंग आपका ये पूरा स्ट्रक्चर जो रहता है वहाँ पे तैयार हो जाता है। फिर द कार्बोक्सिल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये चीज तो आपको यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को खोल के थोड़ा सा बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH होता है। एल्डिहाइड में सिर्फ यहाँ पे H रहता है, यहाँ पे OH है। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये जो आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, और ये अटैच है एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा यहाँ पे कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों का दोनों यहाँ पे कंटेन होता है, और इन्हीं के यहाँ पे प्रेजेंस की वजह से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे कोई भी कार्बन हो सकता है, हेंस इट्स नेम कार्बोक्सिल। तो यानी कि कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, तो इन दोनों के नाम को जोड़ के यहाँ पे क्या किया गया, निल और हाइड्रो को हटा के इसकी जगह एक्सिल जोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारा ये कार्बोक्सिल बन गया। तो कार्बोक्सिल ग्रुप ये हो गया। Carboxylic acids may be aliphatic or aromatic depending on the group, alkyl or aryl attached to a carboxylic carbon. Large number of carboxylic acids are found in nature. यानी कि नेचर में हमें बहुत सारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो रहते हैं देखने को मिल जाते हैं। अब एलिफैटिक का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। एलिफैटिक मैं कितनी बार आपको मैं बता चुका हूँ, शुरू में ही बताया था कि जब भी कार्बन कार्बन की चेन हो तब ये हमारा यहाँ पे एलिफैटिक ग्रुप है। और एरोमेटिक ग्रुप का मतलब होता है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे कोई भी COOH ग्रुप लगना, कोई भी, ये हमारा यहाँ पे एरोमेटिक हो गया, और वो हमारा वहाँ पे एलिफैटिक हो गया। ओके, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप, एल्काइल और अराइल, ये हमारा एराइल, ये हमारा यहाँ पे एल्काइल अटैच टू कार्बोक्सिलिक कार्बन, ये हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन यहाँ पे है, ये वाला सॉरी, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए कार्बोक्सिलिक कार्बन यहाँ पे कहा जाता है। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर यहाँ पे कैसे किया जाता है। Since carboxylic acids are among the earliest organic compounds to be isolated from nature, a large number of them are known by their common names. यानी कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये बहुत ही मीन्स पुराने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको नेचर से यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, आइसोलेट किया गया है। यानी कि मोस्ट अर्लीस्ट, यानी कि कह सकते हैं कि वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड, यानी कि बहुत पुराने समय से ही इनको यहाँ पे पाया जाता है। बहुत ही अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और बहुत सारे इनके कॉमन नेम्स के साथ जाने जाते हैं। कॉमन नेम्स जो इनका स्टार्ट होता है, कॉमन नेम्स के एंड में हम एक सफिक्स लगाते हैं, एक एसिड लगाते हैं, और ये हमारा लैटिन या ग्रीक नेम से डिराइव किया गया है उनकी नेचुरल सोर्सेज के अकॉर्डिंग। In the IUPAC system, aliphatic carboxylic acids are named by replacing the ending E in the name of the corresponding alkane with oic acid. यानी depend in numbering the carbon chain, the carboxylic carbon is numbered 1. यानी कि तीन चीज़ यहाँ से पता चली कि कॉमन नेम जब भी रखोगे, यानी कि कॉमन नेम जब भी किसी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रखोगे तो लास्ट में एक सफिक्स ऐड होगा, इक एसिड, इक एसिड वहाँ पे जरूर से ऐड होगा। और जब हम IUPAC सिस्टम की बात करें, IUPAC आपका क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
आयुपैक नेम की बात करें तो आयुपैक नेम में आपका यहाँ पे ओइक एसिड हो जाता है, ये आपका ओइक एसिड होता है, यानी कि बस एक ओ आके यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाता है आयुपैक नेम में, कॉमन नेम में एक ओ नहीं होता है। और कार्बोक्सिलिक कार्बन जो रहता है वो नंबर 1 होता है, यानी कि जब भी हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की, तो वहां पर जो कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक कार्बन का मतलब जो COH ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हो, ये हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक कार्बन। ये सबसे पहले यहाँ पे नंबर किया जाता है, नंबर 1 यहीं से स्टार्ट होता है, फिर इसके आगे जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अब क्या रहता है कि एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी जैसे कोई बड़ा सा कंपाउंड आपको समझ लीजिए जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और आपका यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप भी है, तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है, नंबर 1 होती है इनकी प्रायोरिटी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसलिए जब भी हम नेमिंग करेंगे भी तब हमारा COH ग्रुप जहाँ होगा वहीं से नेमिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि वो वहाँ पे उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान जरूर से रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो आपका यहाँ पे होता है HCOOH। मैं यहाँ पे आपको आयुपैक नाम लिखवा रहा हूँ, चलिए कॉमन नेम भी कुछ कुछ का लिखवा दूंगा, लेकिन आप कॉमन नेम को भी खुद से ट्राई कीजिएगा, कॉमन नेम वगैरह भी एग्जाम में पूछ देता है। देखिए HCOOH जो है वो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर हम आयुपैक नेम के हिसाब से जाएं तो मेथेनोइक एसिड, कॉमन नेम में इसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। एक चीज़ तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे देखिए इक एसिड आ गया और यहाँ पे ओइक एसिड आ गया। ओके, फिर एक होता है आपका यहाँ से CH3CH2COOH, ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये आपका यहाँ से प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ओके, प्रोपेनोइक एसिड। फिर एक आपका यहाँ पे होता है CCCOOH। अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे देखिए 5 कार्बन है, तो ये आपका यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड हो गया। अरे भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसके पास भी तो कार्बन है, तो 5 कार्बन हो गया, पेंटेनोइक एसिड हो गया। अब बात करते हैं बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली COH ग्रुप लगा हो, तो ये तो आपका यहाँ पे बेंजोइक एसिड हो गया, ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स आपके यहाँ पे आते हैं नॉमेनक्लेचर में, यहाँ पे NCERT में आपको कंपाउंड्स के नाम वहाँ पे दिए होंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पे कॉमन नेम देखिए मैंने नहीं लिखवाया, कॉमन नेम आप यहाँ पे खुद से लिख के देखिएगा, कॉमन नेम भी आपको यहाँ पे आना चाहिए। देखिए फॉर्मिक एसिड मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, बाकी आपको यहाँ पे समझ में तो आना ही चाहिए। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो NCERT देख लिया, फर्दर साइड बुक्स को भी प्रेफर कर सकते हो, तो कॉमन नेम वहाँ से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में क्या आता है आपके से आयुपैक नेम ही पूछा जाता है, कॉमन नेम बहुत कम ही यहाँ पे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आयुपैक नेम को बताना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझा है। कॉमन नेम आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर किस तरीके का यहाँ पे बनता है। इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स द बॉन्ड्स टू द कार्बोक्सिल कार्बन, यानी कि ये देखिए ये जो हमारे यहाँ पे कार्बन है, इस यहाँ ये हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन यहाँ पे जो रहेगा वो कार्बोक्सिलिक कार्बन है। ओके, मीन्स यही कार्बोक्सिलिक कार्बन है आपका, एक ये यहाँ पे C मैंने दिखा दिया है। तो जो इसके साथ देखिए बॉन्ड बना हुआ है, एक इधर बॉन्ड बना है और एक इधर बॉन्ड बना हुआ है पूरा। कार्बन लाई इन वन प्लेन एंड आर सेपरेटेड अबाउट 120 डिग्री, यानी कि देखिए यहाँ पे जो दो बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन जो बीच में है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो कुछ 120 डिग्री का यहाँ पे एंगल है, यानी कि एक ही प्लेन में हमारा कार्बन लाई कर रहा है, मतलब एक सिमिलर एकदम सीधा प्लेन में ऐसे यहाँ पे लाई कर रहा है। और इसके साथ जो कार्बोक्सिल इसका जो भी यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इनसे सेपरेट हुए हैं वो यहाँ पे 120 डिग्री से यहाँ पे लगभग सेपरेशन इनका हुआ है, 120 डिग्री का सेपरेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनियल कार्बन बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर शोन बिलो, यानी कि आप ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्बोक्सिलिक कार्बन जो रहता है वो कार्बोनियल कार्बन के कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है, डायरेक्टली रेजोनेंस एक दो काम बन जाएगा, बस एक दो ड्यू टू रेजोनेंस हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ से स्ट्रक्चर कैसा बना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये जो डबल बॉन्ड है मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे टूटेगा, इस डबल बॉन्ड के साथ जब यहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन हुआ तो देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ जो था, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अब इस ऑक्सीजन के पास आया, तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। अब पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे बन गया, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज चला गया तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास बच जाएगा। अब इसके साथ ये जो देखिए कंपाउंड ऐसा है ये तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या है, इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ देख रहे हैं, अब ये लोन पेयर जो रहेगा वो इसके पास जाए, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्जेस की कमी है, तो अब ये क्या करेगा, ये अपने से कुछ लोन पेयर को जो है यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा कार्बन के पास।
जो हमारा प्लेन में सिंगल प्लेन में लाई कर रहा है, ताकि उसके पास जो नेगेटिव चार्ज की कमी है वो वहाँ पे पूरी हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से अपने चार्जेस को डिनोट कर देगा, दे देगा इसको। तो अब इसके पास जो है नेगेटिव चार्ज अब आ गया, तो अब ये जो है ये यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे मींस यहाँ पे हो गया है। लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज भी है। अब क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दी है, तो लोन पेयर डोनेट करने की वजह से अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, यहाँ पे चार्जेस की मात्रा यहाँ पे कम होगी। जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, लोन पेयर डोनेट कर दिया, लोन पेयर डोनेट करने की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। और जब भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखने को मिलती है, जब भी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी देखने को मिलती है। तो आप एक चीज और भी कह सकते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक कार्बन जो वो यहाँ पे जो हमारे यहाँ बन रहा है, ये हमारा लेस इलेक्ट्रोफिलिक है इसके कंपैरिजन में, तो एक और चीज भी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है व्हेन कंपेयर्ड विथ कार्बोनियल कार्बन। तो ये हमारा, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक। तो देखिए कार्बोक्सिलिक कार्बन जो है वो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोफिलिक जरूर है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक भी यहाँ पे ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड विथ कार्बोनियल कार्बन। यानी कि कार्बोक्सिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कम, न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा, और कार्बोनियल कार्बन न्यूक्लियोफिलिक कम और इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा। तो इस चीज को यहाँ पे आप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो मैंने ये जो बात बोली आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख ही देता हूँ, चलिए। कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ ग्लिच हो रहा है शायद। हाँ देखिए, कार्बोक्सिलिक कार्बन जो है, एक मिनट, लेस इलेक्ट्रोफिलिक, लेस इलेक्ट्रोफिलिक बट मोर न्यूक्लियोफिलिक, बट मोर न्यूक्लियोफिलिक। और जो कार्बोनियल ग्रुप रहता है, कार्बोनियल कार्बन रहता है, वो जैसे इसका अपोजिट होता है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो ये कार्बन है, ये जो है अपोजिट ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन, अपोजिट ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो ये चीज तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई, यहाँ कार्बन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक कार्बन आपका कम इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा, और आपका कार्बोनियल कार्बन कम न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे होते हैं। एल्डिहाइड में तो हमने अराउंड 10 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड के पढ़े हैं। कीटोन के भी लगभग 5 6 7 पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं। लेकिन जो हमारा एल्डिहाइड होता है, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको देखने को मिलते हैं, 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसके भी होते हैं। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है वो होता है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड की मदद से भी हम यहाँ पे अपना जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है उसको हम बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल आर रीडली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन न्यूट्रल एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम, और बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडिया जोन्स रिएजेंट। यानी कि हम एक चीज ये कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल जो आपके होते हैं उनको हम यहाँ पे आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें बस वहाँ पे KMnO4 डाल देना होगा न्यूट्रल एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम में, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये जो रिएक्शन है ये आपका एक 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर आप ध्यान देंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब ही प्राइमरी अल्कोहल होता है। अब इसके ऊपर हमने अल्कलाइन KMnO4 यहाँ पे डाला है, और ये जो आपका H3O+ है ये आपका बल्कि H+H2O यहाँ पे है, यानी कि एसिड का प्रेजेंस हमने यहाँ पे डाला हुआ है। अब इसके थ्रू क्या हुआ, हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल गया। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मिल गया। यानी कि आप अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल पे अगर आपने अल्कलाइन KMnO4 डाला या न्यूट्रल KMnO4 भी डाल दिया या एसिडिक भी डाल दिया और वहाँ पे एसिडिफिकेशन किया H+H2O के साथ, तो हमें डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल से एक कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाता है। वही सेम काम अगर हम यहाँ पे बड़े यहाँ पे कार्बन की चेन से करें, तो वहाँ पे अगर हमें इसको भी डाल देंगे तब भी काम बन जाएगा,
और अगर हमने जोन्स रिएजेंट का यूज़ किया जो कि CrO3 होता है, जोन्स रिएजेंट हमारा CrO3 होता है, इसे हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं। और H2SO4 हमने एसिडिफिकेशन के लिए यहाँ पे रख लिया है, तो इसको भी जब हम डालेंगे इस पूरे कंपाउंड के ऊपर, जो कि यहाँ पे 1 डेकेनॉल है, यानी कि एक H ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे 1 डेकेनॉल है, तो उसकी वजह से फिर हमें ये देखने को मिल गया है। तो देखिए ये जो बड़ा सा कंपाउंड हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 1 डेकेनॉल, जो कि हमारा एक प्राइमरी अल्कोहल ही है, इसके ऊपर जो हमने जोन्स रिएजेंट या H2SO4 डाला इसके साथ, तो हमें एक यहाँ से डेकेनोइक एसिड यानी कि हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल गया है। कार्बन की चेन के ऊपर कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, बस OH ग्रुप से जो है वो हमारे यहाँ पे COOH ग्रुप जो है वो हमारे यहाँ पे जुड़ गया है, तो हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिला। तो इस तरीके से आप प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड की मदद से आप यहाँ पे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अल्कोहल दिया हुआ है, अब मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं लिखा, लेकिन एल्डिहाइड का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड आपने देखा ही होगा, सिंपल ऑक्सीडेशन की वजह से अगर आप वहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन डाल देते हैं या आप KMnO4 डाल देते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली आपको यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है देखने को मिल जाता है। तो ये आपका एल्डिहाइड की मदद से भी कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाता है। तो ये होता है इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से बनाना। अब अगला होता है एल्काइल बेंजीन। ये मैं कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। यानी कि एल्डिहाइड को बनाने कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए एल्काइल बेंजीन का भी यूज किया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए इसके बारे में यहाँ पे लिखा क्या है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वाइगरस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स विद क्रोमिक एसिड और एसिडिक और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ये आपका और कुछ नहीं बल्कि KMnO4 ही है, परेशान मत होइएगा। The entire side chain is oxidized to the carboxyl group irrespective of length of the side chain। मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका जो भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, या आप कह सकते हैं कि जो भी आपका बेंजीन रिंग के ऊपर चाहे कितनी भी लंबी कार्बन की चेन लगा दो, चाहे तुम 10 कार्बन लगा दो, 20 कार्बन की चेन लगा दो, लेकिन जैसे ही वहां पर यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 पड़ा और KOH का यहाँ पे यूज किया गया, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और उसको हीट कर दिया गया, चाहे कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन हो, कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन हो, पूरी की पूरी कार्बन चेन रिड्यूस होकर डायरेक्टली यहाँ पे COH ग्रुप ही बन जाएगी। यानी कि अगर 20 कार्बन बनाएंगे तब भी वो यहाँ पे पूरे उड़ जाएंगे। अगर हमने इन रिएजेंट का यूज किया एल्काइल बेंजीन के ऊपर, पूरा का पूरा कार्बन जो रहेगा वो उड़ जाएगा, सिर्फ एक COH ग्रुप वहां पे दे देगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बेंजोइक एसिड देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि एल्काइल बेंजीन का यूज करना है, यानी कि एरोमेटिक का यूज करना है, तो हमें बेंजोइक एसिड ही यहाँ पे मिलना है, ये चीज याद रखना। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, बाप रे 3 कार्बन की चेन दी हुई है। अब क्या किया गया, वहां पे हमने एल्कलाइन KMnO4 डाल दिया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया एज कैटलिस्ट, और फिर इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या हुआ, अब ये जो पूरा का पूरा जो कार्बन का चेन है, ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज होके COOK बन गया है। के क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ पे KOH का यूज किया है, तो अब ये बन गया। बस अब हमने यहाँ पे एसिडिफिकेशन किया H+ या H2O के साथ, और क्या हुआ, जैसे हमने इसको यूज किया ये डायरेक्टली रिड्यूस होके COH ग्रुप बन गया, और ओवरऑल जो कंपाउंड में देखने को मिला ये हमारे यहाँ पे बेंजोइक एसिड हो गया। तो कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाए, वहां से हमें बेंजोइक एसिड ही देखने को मिल जाएगा। जब भी आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज करेंगे एल्काइल बेंजीन से, उसके ऊपर जब रिएजेंट्स चलेंगे यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक या फिर एल्कलीन या फिर एसिडिक KMnO4, और उसके साथ KOH का हमने यूज किया, हीट किया, तो हमें डायरेक्टली उसके बाद एसिडिफिकेशन करने पे यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगला होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स प्रिपरेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया रिएजेंट होता है। ये किसी भी चीज, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर दो, ये इसको बना के दे देगा। हमने यहाँ पे एल्डिहाइड में देखा, कीटोन में देखा, अल्कोहल में देखा, ये हर जगह आ जाता है। यहाँ तक कि हमने जब हम हैलो एल्केन हैलो एरीन चैप्टर भी पढ़े थे, तो वहाँ पे भी इसका यूज बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया रिएजेंट होता है। क्या होता है ये, RMgX होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब R आपका कोई भी कार्बन हो जाएगा, Mg आपका मैग्नीशियम है, और X यहाँ पे हमारा कोई भी हैलोजन हो जाएगा। तो क्या लिखा है, Grignard reagents react with carbon dioxide dry ice to form salts of carboxylic acids, which in turn give corresponding carboxylic acids after acidification with mineral acid। यानी कि जैसे ही हमने यहाँ पर ड्राई आइस, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारा ड्राई आइस यहाँ पे इसे हम कह देंगे, क्योंकि दोनों साइड से कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही हमने इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला,
अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी यूज होता है तो ड्राई ईथर का यहाँ पे हम प्रेजेंस जरूर रखते हैं, ये हमारा एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, तो ड्राई ईथर का प्रेजेंस जरूर रहता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, और जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये RMGX पूरा का पूरा यहाँ पे आके जुड़ेगा। अब देख सकते हैं इस कार्बन के साथ यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, मान लो मैं इधर का डबल बॉन्ड तोड़ा तो इसके साथ एक R ग्रुप इधर लग गया, और ये जो डबल बॉन्ड O टूटा है इसके साथ ये पूरा का पूरा MgX आ गया। क्या हो गया, क्योंकि हमारा O जो है नेगेटिव चार्ज उसके साथ, MgX के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आके ऐसे जुड़ जाएगा, और R जो है वो इस किसी के साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे रह जाएगा। फिर यहाँ पे हमने एसिडिफिकेशन कर दिया H3O प्लस मतलब आपका H प्लस H2O के साथ, फिर डायरेक्टली हमें यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल गया, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन गया। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे दे दिया। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से भी बहुत आसानी से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड पा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एलिफैटिक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिला। अगर वहीं सेम बात यहाँ पे एरोमेटिक नहीं मिलेगा। एरोमेटिक क्यों नहीं मिलेगा, उसके लिए एरोमेटिक पाने के लिए हमें यहाँ पर R ग्रुप पे देखना होगा। R ग्रुप की जगह तुम्हें यहाँ पे बेंजीन का यूज करना होगा। R की जगह तुम बेंजीन तो यूज कर सकते हो, तो बन जाएगा बस। अब अगला हमें यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड से। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसिड क्लोराइड्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि एसिड क्लोराइड को जब भी पानी के साथ हाइड्रोलाइज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। और मोर रीडली हाइड्रोलाइज, और ज़्यादा बढ़िया तरीके से हाइड्रोलाइज करोगे एक एक्वस बेस के साथ, तो अभी कार्बोक्सिलेट आयंस मिलेंगे जो कि एसिडिफिकेशन करने पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे। यानी कि अगर नॉर्मल हाइड्रोलाइज करोगे वाटर के साथ, जब भी हाइड्रोलिसिस एसिड क्लोराइड का होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, लेकिन वो रीडली सोल्यूबल नहीं होगा। रीडली मतलब बहुत बढ़िया तरीके से हाइड्रोलाइज नहीं होगा कह सकते हो। तो जब एक एक्वस बेस के साथ जब एसिड क्लोराइड को यहाँ पे हाइड्रोलाइज करोगे तो बहुत अच्छे से रीडली हाइड्रोलाइज होगा, जो कि आगे जाकर कार्बोक्सिलेट आयन और फिर एसिडिफिकेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। एनहाइड्राइड जो दूसरे हाथ पे होते हैं एनहाइड्राइड, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग एसिड्स में वाटर के साथ। यानी कि एनहाइड्राइड को अगर पानी के साथ भी एसिडिफाई कर दोगे तो भी वो हाइड्रोलाइज होकर करस्पॉन्डिंग एसिड दे देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एसाइल हैलाइड है। एसाइल हैलाइड, इसी को हम एसाइल हैलाइड कहते हैं। और जो वाटर के साथ किया तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुई और हमें यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल गया। यहाँ पे Cl माइनस अलग से यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब क्या किया हमने, एक एक्वस बेस OH माइनस का यूज किया। अब एक्वस बेस के साथ यूज करने की वजह से अब हमें यहाँ पहले कार्बोक्सिलेट आयन मिला, Cl माइनस अलग से निकल गया। फिर हमने इसका एसिडिफिकेशन कर दिया H प्लस H2 के साथ, फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल गया। तो यहाँ से भी कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब एक एनहाइड्राइड का बात हमने क्या किया है कि इसको वाटर के साथ बस हाइड्रोलाइज कर दो, करस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाएगा। तो देखिए वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कर दिया। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा एनहाइड्राइड था तो हमें यहाँ पे से बेंजोइक एसिड देखने को मिल गया। तो ये हमारा बेंजोइक एसिड यहाँ पे है। अब इस स्ट्रक्चर को आप खोल के थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में यहाँ पे आएगा कि कैसे ये यहाँ पे देखने को मिला, तो आपको वो भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, एक और यहाँ पे दिया हुआ है बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये थोड़ा सा और बड़ा कंपाउंड है, इसके साथ भी अगर वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एसिड जो है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक बेंजोइक है एनहाइड्राइड है, इथेनोइक एनहाइड्राइड है, तो एक बेंजोइक एसिड मिलेगा और एक एथेनोइक एसिड मिलेगा। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है यहाँ पे एस्टर से बनाना, यानी कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एस्टर से भी यहाँ पे बना सकते हैं। आप कैसे बनेगा, acidic hydrolysis of esters give directly carboxylic acid while basic hydrolysis gives carboxylates। यानी कि अगर आप एस्टर्स का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, लेकिन अगर बेसिक यानी कि एक बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे एस्टर्स का तो हमें कार्बोक्सिलेट आयन पहले मिलेगा, फिर फर्दर एसिडिफिकेशन करना ही पड़ेगा हमें, तब जाके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब भाई एसिड है तो एसिडिफिकेशन तो होना ही है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एक एस्टर है। एस्टर का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, RCOOR, ये हमारा एस्टर होता है। कीटोन में क्या रहता है, बस एक ऑक्सीजन कम होता है, और ये जब दो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो हमारे यहाँ पे एस्टर हमें देखने को मिल जाता है। तो एस्टर के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने NaOH का यूज़ किया है जो कि हमारा एक डाइल्यूट एल्कली यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और फिर हमने इसका फर्दर एसिडिफिकेशन किया तो हमें यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल गया। तो ये स्ट्रक्चर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का मिला। और एक और चीज़ रहता है कि जब भी एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, हमें एक अल्कोहल भी साथ में साइड प्रोडक्ट में मिलता है। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक अल्कोहल भी एज अ साइड प्रोडक्ट मिलेगा जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कराया जाएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है वो होता है यहाँ पे नाइट्राइट्स और अमाइड्स से बनाना। अमाइड्स क्या होता है, अमाइड्स आपका ये स्ट्रक्चर होता है। अमाइड्स के बारे में हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ये आपका अमाइड्स होता है।
R3 डबल बॉन्ड हो NH2, इसी को हम यहाँ पे अमाइड कहते हैं। नाइट्राइट तो आप जानते होंगे, नाइट्राइल। नाइट्राइट का मतलब वही आपका नाइट्राइल ही हो गया। नाइट्राइल मतलब R3 ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका नाइट्राइल होता है। ओके, एक और चीज़ है, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल में डिफरेंस होता है। आइसोनाइट्राइल में क्या रहता है, ये आपका N जो रहता है वो कार्बन, इधर वाले कार्बन से जुड़ा रहता है, ये RNC होता है। ये आपका आइसो होता है, आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल होता है और ये नाइट्राइल होता है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स एंड देन टू एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH- आयंस एज कैटलिस्ट। माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट द अमाइड स्टेज। सबसे पहले क्या किया जाता है, मतलब कि पहले नाइट्राइल को लिया जाता है, उसको हाइड्रोलाइज पहले किया जाता है इसमें, अमाइड्स में। उसके बाद फिर उसका एसिडिफिकेशन किया जाता है। एसिडिफिकेशन करने के बाद हमें वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है। अब क्या रहता है कि नाइट्राइल को अमाइड के स्टेज पर ही वहाँ पे स्टॉप कर जाता है माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस में, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़रूरी नहीं कि अमाइड हो, वो और भी कुछ वहाँ पे बन सकता है। तो ये चीज़ है कि माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस का यूज़ किया जाता है नाइट्राइल में रिएक्ट माइल्ड कंडीशंस किया जाता है, उसका हमें अमाइड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अमाइड का स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखिए, मैंने यही स्ट्रक्चर आपको वही बना के दिखाया है। एक और चीज़ याद देखिए, इस फोटो में मैंने ये डाला हुआ है कि नाइट्राइल से अगर हमने डायरेक्टली LiLH4 डाला तो हमें अमाइन भी मिल जाता है। अमाइन के बारे में हम अगले चैप्टर में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और वही अगर आपने इस पे एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ किया तो हमें वहाँ से कीटोन भी देखने को मिल जाता है। तो नाइट्राइल से और भी प्रिपरेशन यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे वाटर डाला, यानी कि हाइड्रोलिसिस किया नाइट्राइल का, तब हमें जाके एक अमाइड मिला यहाँ माइल्ड कंडीशंस में। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फर्दर एसिडिफिकेशन किया, H2 के साथ H+ भी यहाँ पे रहेगा, याद रखना, एसिडिफिकेशन करने के लिए। तब उसके बाद हमें ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे हो गया है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाइट्राइल और अमाइड से देख लिया हमने, एस्टर से देख लिया, एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल बेंजीन और प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से। तो इतने मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना, और बाकी तो हो सकता है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की उस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड्स at room temperature with unpleasant odors. The higher acids are wax like solids and are practically odorless due to their low volatility. यानी कि इसका कहने का मतलब कि जो हमारे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, वो अगर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अगर 9 कार्बन एटम की चेन तक वो हैं, जैसे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हमारे 9 कार्बन यहाँ पे हैं, 9 कार्बन, बहुत सारे कार्बन यहाँ पे 9 कार्बन तक हो गए, तो क्या होगा, ये सभी जो रहेंगे ये कलरलेस लिक्विड्स रहेंगे। कब रहेंगे, जब रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर पे ये कलरलेस लिक्विड्स रहेंगे, और साथ में इनका जो ऑर्डर रहेगा वो भी यहाँ पे प्लीजेंट नहीं होगा, नहीं बढ़िया नहीं होगा, अनप्लेजेंट ऑर्डर होगा। और जो इससे और ऊपर के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, यानी कि 9 से ज़्यादा कार्बन होंगे, तब वो जो रहेंगे वो बिल्कुल वैक्स लाइक सॉलिड्स की तरह होंगे, और इनका भी कोई बढ़िया ऑर्डर नहीं होगा, मतलब इनका कोई ऑर्डर ही नहीं होगा, ये ऑर्डरलेस होंगे। मतलब कि 9 कार्बन एटम तक कुछ ऑर्डर ज़रूर रहेगा, अनप्लेजेंट ऑर्डर ही रहेगा लेकिन रहेगा, लेकिन जो और हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के यहाँ पे कंपाउंड बनेंगे ज़्यादा कार्बन के साथ, तो प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस होंगे, उनके पास कोई ऑर्डर ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। Carboxylic acids are higher boiling liquids than aldehyde, ketone, and even alcohol of comparable molecular masses. This is due to a more extensive association of carboxylic acid molecules through intermolecular hydrogen bonding. अब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम का प्रेजेंस होता है, इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है ये एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है, और फिनॉल से भी ज़्यादा रहता है। याद रखिए यहाँ पे फिनॉल भी होना चाहिए, फिनॉल से भी ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि अब यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी का केस आ गया, यानी कि जितने ज़्यादा कार्बन यहाँ पे होंगे, जितने ज़्यादा कार्बन एटम हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी जो रहेगी वो उतनी ही कम रहेगी, सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम रहेगी। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताया है कि याद रख लीजिए, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 सॉल्युबिलिटी, यानी कि जितनी बड़ी साइज होती जाएगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी, और जितनी साइज कम होती जाएगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही हाई होती जाएगी।
ये रिलेशन मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से ही यहाँ पे बताना शुरू कर दिया था। तो इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर यहाँ पे होने वाला है। ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है। ओके, तो जितनी बड़ी साइज उतनी कम सॉल्युबिलिटी, जितनी छोटी साइज उतनी बढ़िया सॉल्युबिलिटी। ओके, अगला होता है कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। बेंजोइक एसिड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हायर मेंबर्स होते हैं, इनके पास कार्बन एटम बहुत सारे होते हैं, 10 15 20 ऐसे कार्बन एटम्स होते हैं, वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होते, उनकी सॉल्युबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। क्यों देखने को नहीं मिलती है? क्योंकि वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिल पाती है प्रॉपर। वहां पे बहुत ही ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट का, यानी कि वहां पे जो हाइड्रोकार्बन पार्ट रहता है उनके बीच में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना यहाँ पे प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल होता है। इसलिए क्या रहता है कि ये वाटर में भी इंसॉल्युबल होते हैं, जो इनके हायर मेंबर्स होते हैं, इनके पास कार्बन एटम ज्यादा होते हैं। और उन्हीं में जो हमारा बेंजोइक एसिड रहता है, ये सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, क्योंकि डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे एक COH ग्रुप लगा देना, बेंजोइक एसिड बन गया। लेकिन ये भी ठंडे पानी में क्या रहता है कि इनसॉल्युबल रहता है, कोल्ड वाटर में भी ये सॉल्युबल नहीं हो पाता है। ये सॉल्युबल कहाँ होगा? जब इसको पोलर सॉल्वेंट से आप, ये पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में ये हमारा वहां पे सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे आपके यहाँ पे सॉल्वेंट्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। यानी कि कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं जो कि सॉल्युबल अच्छे से होते हैं, लेकिन किसमें होते हैं? जो लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यहाँ पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ये सब यहाँ पे लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल होते हैं। तो बेंजोइक एसिड जो रहता है वो भी आपका यहीं पे सॉल्युबल मिल जाता है। पोलर ऑर्गेनिक या पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स में आपको ये यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखने को इनकी मिल जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, लेकिन आई थिंक वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो एक काम करता हूँ, मैं एसिडिटी तक यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद के जो टॉपिक्स रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा, ताकि आपको समझने में यहाँ पे आसानी हो। वैसे तो ये वीडियो देखिए लंबा जाने वाला है, क्योंकि एसिडिटी का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि जब भी OH बॉन्ड का क्लीवेज कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है तो वहाँ पे एसिडिटी का कंसेप्ट भर के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता है कि OH बॉन्ड का क्लीवेज, यानी कि OH बॉन्ड का टूटना, यानी कि जो RCOOH होता है, इसमें ये बॉन्ड जो रहता है वो यहाँ से टूट जाए और RCO ही हमारे यहाँ पे बच जाए, तब उस केस में क्या रहता है, यहाँ पर OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है और एसिडिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक अल्कोहल्स इवॉल्व हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड फॉर्म सॉल्ट्स विद एल्कलीज सिमिलर टू फिनॉल्स। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है बिल्कुल अल्कोहल और फिनॉल की तरह ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। कौन? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इन सब के साथ ये यहाँ पर रिएक्ट करता है, और वहां पे हाइड्रोजन जो रहता है वो इवॉल्व कर लेता है। हाइड्रोजन इवॉल्व बिल्कुल उन्हीं की तरह करता है जैसे अल्कोहल और फिनॉल करते हैं, और फिर सॉल्ट बना देते हैं। अब खुद ही जानते हैं कि जब भी कोई भी एसिड अगर एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ही मिलेगा, एसिड बेस का रिएक्शन सॉल्ट देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हमारा बेस की तरह काम करे, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि यहाँ पे एसिडिटी देखने को मिलती है, एसिडिक नेचर होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव जब एक दूसरे से यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन जो रहेगा वो इवॉल्व होगा और फिर सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, और जो भी हम एल्कली वहाँ पे यूज करेंगे बिल्कुल अल्कोहल और फिनॉल की तरह। However, unlike phenols, they react with weaker bases such as carbonates and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide. अब फिनॉल क्या करता है? फिनॉल बहुत सारे स्ट्रॉन्गर बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन उनमें देखने को मिल जाती है, बढ़िया कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया तो वहां पे इनका जो रिएक्शन रहेगा उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इवॉल्व ही नहीं कर पाएगा, ना हाइड्रोजन इवॉल्व होगा ना वो इवॉल्व होगा, तो इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा बहुत अजीब सा हो जाएगा। इसीलिए क्या रहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है वो वीकर बेस के साथ ही रिएक्ट करता है, फिनॉल की तरह स्ट्रॉन्गर बेस से नहीं कर सकता है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही पड़ता है। तो वीकर बेसिस जैसे कि कार्बोनेट होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, उनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तब ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करके दे देगा, और फिर इस रिएक्शन को ही यूज करके हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पा सकते हैं। यानी कि कोई भी बड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वहां पे हमें पता करना है कि वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें है या नहीं, या ये वो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है या नहीं, तब उस केस में हमें वीकर बेस के साथ उसको ट्रीट करना होगा, ताकि हमें कार्बोक्सिल ग्रुप का जो प्रेजेंस है वो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पाए। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन में भी लिखा हुआ है कि देखिए ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
इसको एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यानी कि जिसका पॉजिटिव चार्ज है बेस की तरह एक्ट करेगा। और फिर इनको जब हमने ट्रीट किया तो देखिए यहाँ से हमें एक सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन देखने को मिला। ये आपका और कुछ नहीं बल्कि सॉल्ट है। सोडियम कार्बोक्सिलेट ये हमारा एक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस का यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, तो सॉल्ट एक मिला और साथ में हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से इवॉल्व हो गया। हाइड्रोजन इवॉल्व जो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे सॉल्ट देगा जो कि सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है फिनॉल की तरह ही, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इवॉल्व करके अलग से साइड प्रोडक्ट ऐसा दे देगा। और फिर यहाँ पे हम और भी देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे एल्कलीज के साथ यूज किया गया है, यानी डाइल्यूट एल्कली जैसे कि NaOH KOH इनके साथ भी रिएक्ट करेंगे तब भी हमें यहाँ से सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन ही देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं जो कंपाउंड ये बना हुआ है वही कंपाउंड ये भी बना हुआ है, तो दोनों सेम कंपाउंड है, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और यहाँ से बस क्या रहेगा, यहाँ पे एक वाटर साइड प्रोडक्ट एज एलिमिनेट होगा। तो ये चीज यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रहेगा तो साइड प्रोडक्ट में क्या यहाँ पे निकल रहा है, तो याद रखिएगा मेटल के साथ रहेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ तब हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, जब एक एल्कली के साथ रिएक्ट होगा तो हमें वाटर देखने को मिलेगा, और जब आखिरी केस में जब ये एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन तो मिलेगा, वो तो हमारा काम का मिल गया, लेकिन यहाँ पे वाटर के साथ साथ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होकर मिलेगा। तो तीनों केस को याद रखना है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें एक सॉल्ट देखने को मिलेगा जो कि सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है, क्योंकि हम यहाँ यूज करें सोडियम, तो नहीं तो पोटेशियम होता है तो पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, और हाइड्रोजन यहाँ पे एज ए साइड प्रोडक्ट होकर इवॉल्व हो रहा है। जब डाइल्यूट एल्कली के साथ करेंगे तो हमें वाटर वहां पे इवॉल्व होकर मिलेगा, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। और जब हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तब उस केस में हमें वाटर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होकर मिलेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एग्जाम में डायरेक्टली ये रिएक्शन में पूछ सकता है, सवाल बना के पूछ सकता है, रिएक्शन भले ही ना दे लेकिन सवाल बना के पूछ सकता है, और बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट रिएक्शन देखने को आ सकती है। तो आपको ये चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेंगे फिर वो वाटर में यहाँ पे डिसोसिएट होंगे ताकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन दे और हाइड्रोनियम आयन यहाँ से दे। तो ये एक चीज यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये पानी के अंदर गया, डिसोसिएट हुआ, फिर इसका एसिडिफिकेशन करने पे हमें देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसकी की जा रही है, और फिर जाके हमें कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं ये पूरी की पूरी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन चल रही है। देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ये पूरी की पूरी चल रही है। नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, फिर ये अपना यहाँ से मांगेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता कि इधर ये स्टेबलाइजेशन हो, फिर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ऐसे वगैरह हमें देखने को मिल गया। ये आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, और चाहे तो अपनी NCERT को भी पढ़ के यहाँ पे और यहाँ पे नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं साइड बुक्स को भी फॉलो करके। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ एसिडिटी के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही मीन्स कह सकता हूँ कि सवाल डेफिनेटली तो आ ही सकता है। मुझे तो लगता है कि सवाल इस बार तो जरूर आना चाहिए। मैं एग्जैक्टली 100% नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे सवाल इस बार तो बन ही सकता है। एसिडिटी पे तो सवाल जरूर है कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ रहती है उसको हम डायरेक्टली उसके पीके वैल्यू से इंडिकेट करते हैं। यानी कि कोई भी हमारा एसिड दिया हुआ है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके पास 5 कार्बन है, 10 कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 कार्बन, जितने भी कार्बन हो, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, मतलब वो कितना स्ट्रांग होगा कि वो आगे जाके रिएक्शन करे, स्टेबलाइजेशन देखने को मिले, उस चीज को हम यहाँ पे डिनोट करने के लिए हम उसके पीके वैल्यू से उसको डिनोट कर सकते हैं रादर देन उसके के वैल्यू के। ओके, तो देखिए पीके जो रहता है वो आपका माइनस टाइम्स ऑफ लॉग के होता है। अब ये पीके और के क्या होता है ये आपको यहाँ पे आना चाहिए, आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, पीके और माइनस लॉग के ए, तो पीके और माइनस लॉग के का ऐसा कुछ इस तरीके का रिलेशन यहाँ पे बनता है जो कि आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। याद रखिएगा ये जो पीके होता है ये के का इनवर्स होता है, यानी कि के जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/pKa के। याद रखिएगा, अरे भाई ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, याद रखना। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जैसे कि HCl का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि HCl की जो पीके वैल्यू होती है वो -7.0 की होती है, यानी कि इसका पीके जो -7.0 है, तो लॉग के के साथ जब हम इसको देखेंगे तो ये माइनस टाइम्स ऑफ लॉग के की वैल्यू ये हमारी -7.0 आई हुई है, तो पीके की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से बन गई, क्योंकि पीके इक्वल टू माइनस लॉग के यहाँ पे होता है। और जबकि पीके और हम बात करें तो पीके ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड का, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, याद रखिएगा, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, यानी कि F3 और उसके साथ CH3COOH, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग वो वहां पे हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है।
ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड आर 0.23, 4.19, 4.76 रेस्पेक्टिवली। यानी कि ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड जो यहाँ पे दिया हुआ है, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, इसकी यहाँ पर पीके वैल्यू जो है वो यहाँ पे दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.23। फिर उसके बाद यहाँ पे बेंजोइक एसिड का दिया हुआ है, यानी कि PHCOOH का, इसका दिया हुआ है यहाँ पे 4.19। और आखिरी जो हमारे यहाँ पे एसिटिक एसिड है, यानी कि हमारे एक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका पीके वैल्यू दिया हुआ है 4.76। तो ये इसकी पीके वैल्यूज हैं जो कि आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ही दे, अब एग्जैक्टली पूछता है कि नहीं ये तो आपको देखना पड़ेगा। स्मॉलर द पीके स्ट्रॉन्गर द एसिड, यानी कि पीके की वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी ज़्यादा कम होगी, जितना कम यानी कि नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा, एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़िया होगी, यानी कि उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो रहा है और हमारी पीके की वैल्यू कम है, तो उतना ही बढ़िया वो प्रोटॉन डोनर की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। यानी क्योंकि उसके पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिविटी उसके पास ज़्यादा है, तो वो बहुत अच्छे से अपने प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया प्रोटॉन डोनर की तरह यहाँ पे काम करता है। मीन्स प्रोटॉन को वो यहाँ पे डोनेट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेंथ वहाँ पे है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जो पीके वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम ही होती है। यानी कि याद रखिएगा कि जो भी एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी पीके वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होती है, यानी कि +1 से कम होती है, -1 से नहीं, +1 से कम होती है। The acids with pK value between 1 and 5 are considered to be moderately strong acids. Weak acids with pK value between 5 to 15 and extremely weak acids with pK greater than 15. आई थिंक आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सामने के सामने आपके ये सब लिखा हुआ है। इसकी पीके वैल्यू 1 से कम होगी, नेगेटिव में होगी या 0 पॉइंट कुछ होगी, वो उतने ही बढ़िया एसिड्स होंगे, उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होगी, उनकी पीके वैल्यू की कम है तो वो बढ़िया प्रोटॉन डोनर होंगे। और जो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनकी पीके वैल्यू 1 to 5 के बीच में होगी। जो वीक एसिड्स होंगे उनकी 5 से 15 के बीच में, और जो सबसे ज़्यादा वीक एसिड्स होंगे, एक्सट्रीमली वीक एसिड्स होंगे, उनकी पीके वैल्यू 15 से काफ़ी ज़्यादा होगी। आपको यहाँ पे ये चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ओके, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो यार वीडियो को लाइक करते रहो, यार चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, ताकि ऐसे लगातार इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता ही रहे, रुके ही ना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पहुंचने से आपकी तरफ। ओके, यहाँ पे और कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर देन मिनरल एसिड्स बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स एंड मेनी सिंपल फिनॉल्स। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है वो यहाँ पे फिनॉल, अल्कोहल, इन सबसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन मिनरल एसिड्स से ये यहाँ पे कमज़ोर होता है, मिनरल एसिड से यहाँ पे वीक होता है। अब देखिए इथेनॉल की पीके वैल्यू 16 की होती है और फिनॉल की 10 के बीच में, यानी कि इथेनॉल जो रहता है वो आपका एक्सट्रीमली वीक एसिड होता है, जबकि फिनॉल आपका यहाँ पे सिर्फ वीक एसिड होता है, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू काफ़ी हाई है। अब ये देखिए, ये जो तीसरा पॉइंट है ना वो यहाँ पे नोट करने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कहते हैं आपके बोर्ड में ज़रूर आ सकता है, बोर्ड एग्जाम्स में तो ज़रूर पूछ सकता है, CUET वगैरह में तो डायरेक्टली क्योंकि लिखना नहीं है, बस आपको समझने का जरूरत है कंसेप्ट क्या है। देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब ये देखिए, ये बात अभी आप बता रहे हैं कि फिनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन का जो कॉन्जुगेट बेस रहता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में ज़्यादा बढ़िया होती है कार्बोक्सिलेट आयन की, जब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस उनका बनता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। कार्बोक्सिलेट आयन जो रहता है इसके पास दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनता है वो यहाँ पे दो बनता है, और उसके पास नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा होता है कि जो डीलोकलाइज हो जाता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो दो आपके ऑक्सीजन एटम होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो उनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो वहां से डीलोकलाइज हो जाता है, डीलोकलाइज होकर आ जाता है। फिर क्या रहता है, तो डीलोकलाइज हो जाता है, इस वजह से उनके में रेजोनेंस स्ट्रक्चर दो बनते हैं और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई रहती है और कॉन्जुगेट बेस भी उनका ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन होता है, यानी कि जो फिनॉल में जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तब उस केस में उसका जो कॉन्जुगेट बेस रहता है उसके पास कोई भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब उसके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बनेगा, मीन जो भी उसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोग कंजुगेट बनाने को, बेस बनाने को देखेंगे, आयन बनाने को देखेंगे, तब कोई भी उसका कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर वहां पे बन ही नहीं पाएगा।
इसके पास जीरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो सिर्फ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर ही पार्टली जाता रहेगा, और फिर वहां से रेजोनेंस जो रहेगा वो कम इफेक्टिव होगा। अब कार्बोक्सिलेट आयन में क्या है कि ये सिर्फ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे नहीं जाता, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के पास जाएगा, लेस के पास नहीं जाएगा, इसलिए वहां पर कॉन्जुगेट बेस रहेगा, वो स्टेबल हो जाएगा उसका। लेकिन क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर ही जाता है नेगेटिव चार्ज उसका, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन लेस इफेक्टिव होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबलाइजेशन होती है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है, और इसी वजह से ज़्यादा एसिडिक होते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद फिनॉल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को बैक करके देख लेना, नहीं तो लिखा हुआ है वो भी सामने तुमको समझ में आ जाएगा, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन तुमको अगर ठीक नहीं लग रही है तो। वैसे तो सही लगनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पे कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब उसकी कॉन्जुगेट बेस जो बनता है, यानी उसका कार्बोक्सिलेट आयन वो ज़्यादा स्टेबल होता है, दो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जबकि फिनॉल में ऐसा नहीं होता है। जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसका जो भी नेगेटिव चार्ज रहता है वो पार्टली सिर्फ उसके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के पास जाता है, और कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं बनता है, कॉन्जुगेट बेस भी स्टेबल नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर रेजोनेंस जो रहता है वो कम इफेक्टिव होता है, इसलिए इसकी स्टेबलाइजेशन जो रहती है या एसिडिक स्ट्रेंथ जो फिनॉल की होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपैरिजन में कम होती है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपके और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ये बेसिसिटी को रिड्यूस करता है और एसिडिटी को बढ़ावा देता है, उनको बढ़ा देता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है वो यहाँ पर बेसिसिटी को बढ़ाता है, एसिडिटी को कम करता है। तो ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द कार्बोक्सिलेट आयन एंड स्ट्रेंथन द एसिड। एसिड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि एसिडिटी यहाँ पर बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देता है और बेसिसिटी को यहाँ पे कम कर देता है, बेसिसिटी कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रहता है तो इसका उल्टा होता है, यहाँ पे बेसिसिटी जो रहती है वो इसको ये बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एसिडिटी जो रहती है वो यहाँ पे कम हो जाती है। देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि डीस्टेबलाइजेस द कार्बोक्सिलेट आयन एंड वीकन्स द एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो डीस्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो रहता है वो स्टेबलाइज होता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका सबसे बड़ा एग्जांपल NO2 ले लो या SCN- ले लो, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपका CH3 आ जाता है, C2H5 आ जाता है, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे हो जाते हैं, और ये सब आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए यहाँ पे एक इफेक्ट दिया हुआ है, द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर, यानी कि एसिडिटी का भी एक ऑर्डर होता है जो कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए ये ऑर्डर रहता है कि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है यहाँ पे CF3 की, फिर उससे कम NO2, CN, F, Cl, Br, मतलब ये सब जो आपके हैं ये आप कह सकते हैं आपके शुरू के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यही क्या कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बेंजीन जो रहता है वो यहाँ पे सबसे पीछे है, फिर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये आपके हैलोजेंस हैं, फिर CN, NO2, CF3। ये ऑर्डर आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एसिड्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिटी बेस्ड ऑन pKa वैल्यूज। अब pKa वैल्यूज के, अब ये देखिए ये तो पहला मीन्स एक नॉर्मल यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है इंक्रीजिंग एसिडिटी के ऑर्डर में, लेकिन अब यहाँ क्या दिया हुआ है, इन एसिड्स को यहाँ पे अरेंज किया गया उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे, लेकिन उनके pKa वैल्यूज की, उनके pKa वैल्यूज के ऊपर ही यहाँ पे दिया हुआ है। तब देख सकते हैं CF3COOH का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद CCl3COOH, फिर CHCl2COOH, ये आपका डायरेक्टली वैसे NCERT से लिया गया पार्ट है, फिर NO2CH2COOH, ऐसे ही करते करते ये पूरा आपका यहाँ से लेके ऐसे चेन गया हुआ है, फिर उसके बाद ये यहाँ तक मीन्स ऐसे गया हुआ है, फिर ये यहाँ पे ऐसे कैसे मीन्स शुरुआत देखिए यहाँ से हुई है, स्टार्टिंग यहाँ से है, स्टार्टिंग यहाँ से है, और फिर ये ऐसे ऐसे जा जाके ऐसे ऐसे जा जाके फिर उसके बाद ये आया है ऐसे, और फिर उसके बाद ये ऐसे चला है, फिर उसके बाद ये ऐसे जाके फिर ये ऐसे कंटिन्यू होके फिर ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे गया हुआ है। तो यहाँ पे एंडिंग हो रही है, यहाँ पे एंडिंग, यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ से एंडिंग। तो इन ऑर्डर को आप देख लीजिए, क्योंकि ये तो याद करने वाली चीज़ ही है, इसको बिना याद किए तो नहीं किया जा सकता कुछ भी। अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिक्स वगैरह भी आप चाहें
तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ट्रिक्स वगैरह भी इसकी बता दूंगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे वीडियो आई थिंक थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मैं काम करता हूँ, ये जो आपका COH बॉन्ड का क्लीवेज है और इसका एक COH बॉन्ड का क्लीवेज जो आता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बता दूंगा। तब तक के लिए यहाँ पे आपने जितनी एसिडिटी की बातें देखी या फिर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर